गावचक नंबर 57 की सुबह आमतौर पर एक ही तरह शुरू होती। मस्जिद के लाउड स्पीकर से अजान, दूर कहीं से मोटर की खड़खड़ाहट और कच्चे रास्ते पर गुजरने वाली बैलगाड़ियों की चरचराहट। सर्दियों की धुंध में जब सूरज धीरे धीरे धरती पर अपना हाथ रखता तो खेतों पर शबन के मोती चमकते। मगर इसी गांव के किनारे पर एक खेत ऐसा था जिस पर शबन कम और कहानियां ज्यादा गिरती थी। लोग उसे साए वाला खेत कहते थे। ये खेत पटरी के पास दो नीम के दरख्तों और एक पुराने कुएं के बीच फैला हुआ था। फसल यहां भी उगती, मगर जब हवा चलती तो बालियां आम खेतों की तरह हिलती नहीं थी, जैसे कोई उन्हें हाथ से दबाए रखता हो। कम अज कम लोगों का कहना यही था। रात के वक्त अगर कोई उधर से गुजरता तो उसे खेत के अंदर से सरसराती आवाजें सुनाई देती। कभी किसी के चलने का गुमान होता, कभी सांप के फुफकारने जैसी आहट, और अगर कोई ज्यादा बहादुर बनकर टॉर्च लगाकर देखता तो उसे जमीन के ऊपर एक स्याह सा धब्बा हरकत करता दिखाई देता, जैसे धुंध के अंदर साया रेंग रहा हो। गांव के बूढ़े उसे आसीब का साया कहते, औरतें उसे जिन्नाती सांप की पनाहगाह। बच्चे तो और भी आगे निकल जाते। वहां तो एक काला नाग रहता है जिसके सर पर ताज है और उसके पास खजाना है। फिर कोई और बच्चा कहता, नहीं, वहां एक औरत की रूह है जिसे किसी ने धोखा दिया था। वो रात को अपने दुपट्टे की फुफकार से लोगों को डराती है। बातें फैलती रहती, खेत खामोश रहता। साए वाले खेत का मालिक एक मुद्दत तक कोई न था। कागजों में वो मिल्कियत कभी पटवारी के खाने नंबर में गुम रहती, कभी किसी मरने वाले के वर्से में उलझती। आखिरकार पिछले साल ये खेत नीलाम हुआ और उसे खरीद लिया था शहर से आए एक नौजवान ने, हमजा। हमजा ने शहर में कॉलेज तक पढ़ाई की थी। उसका बाप रहमत अली एक जमाने में गांव का मेहनती किसान था, मगर रोजगार के लिए शहर जा बसा था। अब रहमत अली की ख्वाहिश थी कि उम्र के आखिरी बरसों में वापस गांव आए और अपनी जड़ों में सांस ले। इसीलिए उन्होंने नीलामी में हिस्सा लिया और खेत खरीदने का इरादा किया। मगर रहमत अली की सेहत ने साथ न दिया। खेत हमजा के नाम हुआ और रहमत अली चंद महीनों में दुनिया से रुखसत हो गए। जनाजे के बाद जब लोग फातिहा से उठते तो कान में यही कहते, बेटा, ये खेत अच्छा नहीं, इसमें साया है, इसे बेच दे। हमजा सुनता तो मुस्कुरा देता, साया तो हर खेत में होता है चाचा, दिन में। वो हंस देता, मगर अंदर कहीं बाप की याद और ये जमीन का बोझ उसे संजीदा रखता। वो चाहता था कि खेत संभाले, उसमें गेहूं, सरसों या सब्जी लगाए और गांव में रहकर कुछ करे। उसके दोस्त शहर में नौकरियों के चक्कर में थे, मगर हमजा को लगता था कि जमीन से जुड़ी मेहनत में अपनी तरह की इज्जत है। पहले दिन वो खेत देखने गया तो उसे हैरानी न हुई, बस खामोशी अजीब लगी। कुआं टूटा हुआ था, उसके मुंह पर लकड़ी की पुरानी पट्टियां पड़ी थी। नीम के दरख्तों की शाखें झुकी हुई थी, जैसे वे कुछ सुनाना चाहती हों। खेत की मिट्टी में नमी ज्यादा थी, शायद पानी का रुख उधर ज्यादा रहता था। हमजा ने जेब से मिट्टी उठाकर सूंघी, कच्ची, गहरी, जरखेज। ये तो अच्छी है, उसने खुद से कहा, मगर तब उसे दूर से किसी बूढ़ी की आवाज आई, ओए पुत्तर, उधर न जाना, रात को वो सांप निकलता है। ये अम्मा जैनब थी, गांव की सबसे बड़ी उम्र वाली औरत, जिन्हें सब बड़ी अम्मा कहते। वो लकड़ी के सहारे आहिस्ता आहिस्ता आती और हर बात में एक पुरानी मिसाल ढूंढ निकालती। हमजा ने एहतिराम से सलाम किया। बड़ी अम्मा ने जवाब दिया, मगर आंखें खेत पर जमी रहीं। मैंने अपनी आंखों से देखा है, तेरे दादा के जमाने में भी ये खेत मनहूस था। हमजा ने नरमी से पूछा, बड़ी अम्मा, क्या देखा था आपने? वो बोली, रात को कुएं के पास चिराग जलता है, मगर कोई होता नहीं। फिर सरसराहट होती है और जो भी वहां गया किसी न किसी बला में पड़ा। हमजा ने कहा, शायद कोई शरारती लड़का हो। बड़ी अम्मा ने दांत निकाल कर कहा, शरारती लड़का? अरे पुत्र, ये जिन्नात है,
जिन्नात। गांव में अंधविश्वास नई चीज न थे। यहां लोग बीमार होते तो हकीम के साथ साथ तावीज भी कराते। किसी के घर झगड़ा होता तो कहते नजर लग गई है। बारिश न होती तो नजर नियाज। और अगर किसी के मवेशी मर जाते तो किसी ने कुछ किया है। हमजा ने शहर में रहकर बहुत कुछ बदलते देखा था, मगर गांव में खौफ की जड़ें पुरानी थी। फिर भी उसे यकीन था कि हर कहानी के पीछे कोई न कोई हकीकत छिपी होती है, चाहे वो इंसानी हो या कुदरती। उसी शाम हमजा ने अपने बचपन के दोस्त इमरान को फोन किया। इमरान गांव में ही रहता था और मैट्रिक के बाद खेती बाड़ी संभाली थी। इमरान का दिल साफ मगर ज़बान तेज थी। वो हंसकर कहता, भाई शहर वालों को लगता है कि हर बात सच होती है, यहां तो हर सच भी बातों में बदल जाता है। हमजा ने कहा, यार लोग कह रहे हैं खेत में साया है। इमरान ने खखा लगाया, साया? वो खेत तो बस लोगों की ज़बानों का शिकार है। मगर एक बात है। हमजा ने चौंक कर पूछा, क्या बात? इमरान ने आवाज धीमी की, रात को वहां कुछ होता जरूर है। मैंने खुद भी दूर से आहटें सुनी है। हमजा ने कहा, तो चलेंगे आज? इमरान ने कहा, पागल है? मगर ठीक है, चलेंगे, देखेंगे आखिर क्या है। रात को गांव के चिराग एक एक करके बुझने लगे। आसमान पर सितारे निकल आए। धुंध कुछ कम थी मगर हवा में सर्दी का काट था। हमजा ने जैकेट पहनी, टॉर्च और मोबाइल चार्ज किया और घर के सहन से निकला। उसके चाचा सलीम ने उसे रोक कर कहा, बेटा कोई जरूरत नहीं, लोग बातें बनाएंगे। हमजा ने मुस्कुरा कर कहा, चाचा बातें तभी बनती है जब हम डरते हैं, मैं बस देख कर आऊंगा। चाचा सलीम ने माथा पकड़ लिया, अल्लाह खैर करे। इमरान गली के कोने पर इंतजार कर रहा था। उसके हाथ में डंडा था और जेब में माचिस। यार टॉर्च ना? इमरान ने पूछा। है, और मोबाइल की फ्लैश भी, हमजा ने जवाब दिया। दोनों कच्चे रास्ते से होते हुए खेत की तरफ बढ़े। रात की खामोशी में उनके कदमों की आवाज साफ सुनाई देती। दूर कुत्ते भौंक रहे थे और कहीं से उल्लू की आवाज आ रही थी। इमरान ने हंसते हुए कहा, ओए, अगर जिन निकला तो मैं तो भागूंगा। हमजा ने कहा, जिन निकले तो पहले वीडियो बनाएंगे, फिर भागेंगे। इमरान ने आंखें घुमा दी। शहर वाले हर चीज की वीडियो बनाते हैं। जब वे खेत के करीब पहुंचे तो हवा में एक अजीब सी बू महसूस हुई, गीली मिट्टी और किसी खाद की मिलीजुली बू। कुएं के पास नीम के पत्ते हिल रहे थे। हमजा ने टॉर्च चलाई। रोशनी मिट्टी पर पड़ी तो छोटे छोटे रेंगने वाले कीड़े भागने लगे। इमरान ने डंडा जमीन पर मारा। कुछ नजर आ रहा? हमजा ने कहा, अभी तो नहीं। वो कुएं के पास पहुंचे। कुएं के गर्द काई जमी थी। उसके किनारे पर किसी ने ताजा कदमों के निशान छोड़े थे, जैसे कोई चंद घंटे पहले आया हो। हमजा ने झुक कर देखा। ये निशान देख। इमरान ने टॉर्च करीब की। हां, ये तो आदमी के जूते के निशान हैं। हमजा ने सोचा, तो फिर यहां कोई आता है। अचानक खेत के अंदर से सरसराहट हुई। दोनों रुक गए। इमरान ने डंडा मजबूत पकड़ लिया। हमजा ने टॉर्च उस तरफ की। धुंध के हल्के पर्दे के पीछे कुछ हरकत करता दिखाई दिया। वो साया जमीन के करीब था, लंबा नहीं, जैसे कोई जानवर या आदमी झुक कर चल रहा हो। सरसराहट फिर हुई और उसके साथ ही एक हल्की सी सीटी जैसी आवाज। इमरान के मुंह से बेइख्तियार निकला, ओ अल्लाह, ये क्या है? हमजा ने आहिस्ता कहा, खामोश। देखो। वो दोनों चंद कदम आगे बढ़े। टॉर्च की रोशनी जैसे ही उस साये पर पड़ी, वो तेजी से दूसरी तरफ रेंग गया, मिट्टी पर जैसे किसी ने लंबी लकीर खींच दी हो। फिर अचानक एक फुफकार जैसी आवाज आई, बिल्कुल सांप की तरह। इमरान ने पीछे हटकर कहा, यह सांप है, बड़ा सांप। हमजा ने कहा, सांप तो हो सकता है, मगर ये सीटी की आवाज? फिर वही सरसराहट और साया फिर दिखाई दिया। इस बार कुएं की तरफ आ रहा था। हमजा ने टॉर्च ऊपर नीचे की। रोशनी में एक चमक सी हुई, जैसे किसी धातु ने रोशनी पकड़ी हो।
कुछ चमका, हमजा ने कहा। इमरान ने कहा, हाँ, मैंने भी देखा। वो दोनों दबे कदमों कुएं के पीछे नीम के दरख्त की ओट में हो गए। हमजा ने मोबाइल की कैमरा ऑन की और रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। उसका दिल तेज धड़क रहा था, मगर दिमाग साफ था। अगर कोई इंसान है तो पकड़ा जाएगा, अगर जानवर है तो भी सच सामने आएगा। साया करीब आया। अब वो वाज़ेह था। जमीन पर एक लंबी सी शक्ल रेंग रही थी, मगर ये सांप नहीं था। उसके साथ कपड़े की सरसराहट थी, और कभी कभी हल्की सी गाली या बड़बड़ाहट। फिर वो शक्ल कुएं के किनारे पर रुकी और किसी चीज को नीचे लटकाने लगी। टॉर्च की रोशनी में हमजा ने देखा, एक आदमी झुका हुआ था। उसने काली चादर ओढ़ी थी और हाथ में एक रस्सी। रस्सी के सिरे पर कोई डब्बा या बाल्टी बंधी हुई थी। आदमी ने आहिस्ता आहिस्ता बाल्टी कुएं में उतारी, फिर कान लगाकर सुना, फिर दोबारा खींचने लगा। इमरान ने हैरत से सरगोशी की। ये तो बंदा है। कौन है ये? हमजा ने कहा, पहचानने दो। आदमी ने बाल्टी खींची। बाल्टी में कुछ था जो टॉर्च की रोशनी में चमक रहा था, शायद कोई धातु या प्लास्टिक की चीज। आदमी ने जल्दी से उसे चादर के अंदर छिपाया। फिर उसने सीटी बजाई, बिल्कुल वैसी ही आवाज जो पहले सुनाई दी थी। जवाब में खेत के अंदर से वही फुफकार जैसी आवाज आई, मगर यह फुफकार भी अजीब थी, जैसे किसी ने बांस की नली में फूंक मारी हो। हमजा का दिमाग फौरन चल पड़ा। ये आवाजें इंसान बना रहा है, अंधविश्वास का फायदा उठा रहा है। मगर सवाल यह था कि वो कुएं से क्या निकाल रहा था, और फुफकार जैसी आवाज कौन दे रहा था? हमजा ने इमरान को इशारा किया। दोनों चुपके से एक तरफ से घूमकर आदमी के करीब होने लगे। इमरान के हाथ में डंडा था, हमजा के हाथ में टॉर्च और मोबाइल। जैसे ही वो चंद कदम दूर रह गए, हमजा ने टॉर्च सीधा आदमी के चेहरे पर मार दी। कौन है तू? हमजा ने जोर से कहा। आदमी घबराकर पलटा। उसकी आंखों पर कपड़ा लिपटा था जैसे नकाब। वो लड़खड़ाया और पीछे हटा। इमरान ने डंडा उठाकर कहा, रुक जा, वरना हड्डियां तोड़ दूंगा। आदमी ने भागने की कोशिश की, मगर कुएं के पास फिसल गया। उसके हाथ से बाल्टी का रस्सा छूट गया और बाल्टी दोबारा कुएं में जा गिरी। एक छप की आवाज आई। आदमी ने चीख मारी, अरे मेरी चीजें! हमजा ने उसके हाथ पकड़ लिए। नाम बता, क्या कर रहा था? आदमी ने हाफते हुए कहा, मैं छोड़ दो, मैं कुछ नहीं कर रहा। इमरान ने नकाब खींचकर हटा दिया। चांदनी में चेहरा वाजे हुआ तो दोनों हैरान रह गए। शफीक? इमरान ने नाम लिया। शफीक गांव का ही था, मगर पिछले कुछ महीनों से कम नजर आता था। वो कभी मजदूरी करता, कभी शहर जाकर कुछ दिन रहता और कभी वापस आ जाता। लोग कहते वो आवारा है, कुछ कहते चरस पीता है, कुछ कहते उसका दिमाग ठीक नहीं। मगर ये कि वो साए वाले खेत में रात को कुएं से चीजें निकालता हो, किसी ने न सोचा था। हमजा ने सख्ती से कहा, शफीक सच बोल, तू ये ड्रामा कर रहा था? सीटी, फुफकार, सरसराहट। शफीक की आंखों में आंसू आ गए। मैं मजबूर था भाई, मैंने किसी का हक नहीं मारा। बस मैंने। इमरान ने गुस्से से कहा, बस क्या? तूने पूरे गांव को डरा रखा है, लोग यहां से गुजरते नहीं। तूने ये आवाजें क्यों निकाली? शफीक ने सर झुका लिया ताकि कोई उधर न आए। हमजा ने कहा, क्यों? शफीक ने आहिस्ता कहा, क्योंकि यहां मेरे लिए एक रास्ता था। हमजा ने उसे घसीटकर नीम के दरख्त के नीचे बिठाया। तफसील से बता, वरना हम तुझे पंचायत ले जाएंगे। शफीक ने कांपते हाथों से अपनी जेब टटोली। उसमें से उसने एक छोटा सा प्लास्टिक का डब्बा निकाला, जिसमें नमी से बचाने के लिए प्लास्टिक की थैली लिपटी थी। अंदर कुछ कागज थे और एक छोटी सी चमकती चीज, सोने की बाली जैसी। इमरान ने आंखें फाड़ कर कहा, यह क्या है? सोना? शफीक ने कहा, यह सोना नहीं, ये मेरी मां की निशानी है।
हमजा ने नरम होकर पूछा, तेरी माँ? शफीक ने नजरें जमीन में गाड़ दी। मेरी माँ, वो शहर में किसी के घर काम करती थी। फिर एक दिन वापस नहीं आई। इमरान ने चुप होकर उसे देखा। गांव में यह बात धुंधली सी मशहूर थी कि शफीक की मां गुम हो गई थी, मगर लोग उसे किस्मत कहकर भूल गए थे। शफीक ने कहना शुरू किया, मैंने बहुत ढूंढा, पुलिस वाले कहते हैं भाग गई होगी, मगर मेरी मां भागने वाली नहीं थी। फिर एक दिन शहर में मुझे एक आदमी मिला। वो कहता था कि कुछ औरतें यहां से ले जाकर कहीं दूर काम पर लगाई जाती हैं। मैंने पूछा कैसे? उसने कहा कि कुछ लोग जाली कागज बनाते हैं और जो गरीब हो उन्हें बहला फुसला कर ले जाते हैं। हमजा ने सुनकर कहा, यह तो बड़ा जुर्म है। शफीक ने सर हिलाया, हां, जुर्म है, मगर मैं गरीब हूं। मैं क्या कर सकता था? मैंने बहुत हाथ पांव मारे। फिर मुझे एक सुराग मिला। मेरे बाप के एक पुराने दोस्त ने बताया कि गांव के पटवारी के पास कुछ कागजात हैं जिनसे पता चल सकता है कि किसी ने मेरी मां का शिनाख्ती कार्ड कहां इस्तेमाल किया। मैं पटवारी के पास गया। उसने मुझे धुतकार दिया। फिर मैंने उसे रिश्वत देने की कोशिश की, मगर मेरे पास पैसे न थे। इमरान ने कहा, तो फिर? शफीक ने हिचकिचाते हुए कहा। पटवारी ने कहा, अगर वाकई मालूम करना है तो एक बंदे से मिल, वो सब कुछ निकाल देता है। बस तुम उसे कुछ दो। हमजा ने पूछा, कौन बंदा? शफीक ने कहा, गुलजार। इमरान ने दांत पीस कर कहा, गुलजार? वही जो रात को जुए की महफिलें लगाता है? शफीक ने सर हिलाया। वही। हमजा की पेशानी पर बल पड़ गए। गांव में गुलजार का नाम बदनाम था, मगर वो कुछ असरदार लोगों के साथ जुड़ा हुआ था। उसे कोई हाथ नहीं डालता। शफीक ने कहा, मैं गुलजार के पास गया। उसने कहा कि मेरे पास एक पुराना बक्स है जिसमें कई लोगों के कागज हैं, और वो बक्स वो कुएं में छुपा हुआ है। इमरान ने हैरत से कहा, कुएं में? शफीक ने कहा, हां। उसने कहा कि पुलिस की छापों से बचने के लिए उसने बक्स कुएं में लटका कर रखा है, और किसी ने अगर देखा तो कह देना कि जिन्नात है, सांप है। उसने मुझे भी कहा कि अगर तू ये काम करेगा तो तुझे पता चल जाएगा कि तेरी मां कहाँ गई, मगर शर्त यह है कि कोई उधर ना आए, कोई तेरी पैरवी न करे। हमजा ने सख्त लहजे में कहा, तो तू गुलजार के लिए चोरी छुपे ये बक्स निकालता था? शफीक ने रोते हुए कहा, मैं सिर्फ अपनी मां के बारे में जानना चाहता था। मैंने बक्स से कुछ कागज देखे, कुछ नाम, कुछ नंबर, मगर मैं पढ़ा लिखा नहीं, मुझे समझ नहीं आती। मैंने सोचा कि कोई और देखेगा तो मुझे मार देगा, इसलिए मैंने आवाजों का ड्रामा किया। सीटी, बांस की नली और सांप की फुफकार जैसी आवाज। बस लोगों को डराना था ताकि कोई आए नहीं। इमरान ने कहा, और ये जो साया रेंगता था? शफीक ने कहा, मैं चादर ओढ़कर रेंगता था। अगर मैं सीधा चलता तो दूर से आदमी लगता, मगर रेंगू तो लोग सांप या साया समझते। हमजा ने मोबाइल बंद किया। उसके हाथ में सबूत था। इस तरह गुलजार की असलियत सबके सामने आ गई। पंचायत में इसका फैसला हुआ। गांव की भोली भाली औरतों से अपने काम करवाने के लिए गुलजार ने उन्हें छुपा कर रखा था। इसका इकरार गुलजार ने खुद किया। आखिर में शफीक ने अपनी मां के साथ मिलकर बहुत सी मासूम औरतों को उस कैद से निकाला। अब वो खेत साए वाला खेत नहीं, बल्कि आम खेत बन गया।